आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इंडिया ब्लॉक की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त कि जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई और मीटिंग में तकरीबन 25 अपोजिशन पार्टियों ने शिरकत की, लेकिन दो तीन पार्टियां जिनकी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी, इसके साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, यही नहीं आम आदमी पार्टी जो पंजाब के बाद अब यूपी में भी अपने आप को मजबूत कर रही है। ये क्या वजह है कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ये तीन पार्टियां शामिल नहीं हुई? क्यों? क्या इन्हें दावत नहीं दी गई, या दावत दी गई तो इन्होंने ठुकरा दिया? वजह क्या थी? आज क्या पार्टी पार्टी खेला जाए? यही ममता बनर्जी जब हुकूमत में थी तो वो इंडिया ब्लॉक को कुछ नहीं समझ, इंडिया गठबंधन को घास नहीं डालती थी। अगर हम ये कहें, लोग कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी थोड़ा सही किरदार अदा कर लेती तो 2024 में जो केंद्र में मोदी सरकार बनी है ये ना बन। ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार ये नाराज हुए और नीतीश कुमार की वजह से जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर गए। आज इंडिया गठबंधन है, लेकिन क्या है उसका वजूद? क्या करेगा इंडिया गठबंधन? एक के बाद एक जिस तरह से बीजेपी रियासतों पर कब्जा करती जा रही, बिहार में क्या कर लिया इंडिया गठबंधन ने, बंगाल में क्या कर लिया इंडिया गठबंधन ने, महाराष्ट्र में क्या किया इंडिया गठबंधन ने, तो सवाल, और उत्तर प्रदेश में क्या करेगा इंडिया गठबंधन? आज ममता बनर्जी फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज जब ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है, आज जब ममता बनर्जी के अपने पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें सोनिया गांधी याद आ गई, उन्हें राहुल गांधी याद आ गए, उन्हें इंडिया गठबंधन याद आ गया। चलिए ठीक है, तो फिर आप क्या सोच रही हैं? ममता बनर्जी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को अब कांग्रेस में जम कर दें, तैलील कर दें, कांग्रेस में खत्म कर दें तृणमूल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनसे तो संभल नहीं रही। उनके विधायक जा रहे हैं, विधायक के बाद एमपीज जा रहे हैं, तो क्या ऐसा ममता बनर्जी करेंगे? फिर मैं इन तमाम बातों में, ठीक है, 5 इश्यूज उठाए गए, 5 बड़े मुद्दे उठाए गए, जिसमें नीट का मुद्दा उठाया गया, जो पेपर लीक का मामला, सीबीएसई का मामला उठाया गया, एसआईआर का मामला उठाया गया, यहां पे महंगाई का, ये सब। लेकिन एसआईआर के साथ साथ मैं कह रहा हूं ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? ये कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे को भूल क्यों जाती है? ये बड़ा सवाल है। ये वही कांग्रेस है जिसने राजस्थान के अपने महाधिवेशन में ये संकल्प किया था, ये अहद लिया था कि हम ईवीएम के खिलाफ एक फैसला कुन जंग छेड़ेंगे। तो आज क्यों नहीं? क्या केरला में जीत जाने के बाद कांग्रेस को लगता है कि सब कुछ ठीक है? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस को चाहिए कि कभी फिर ईवीएम में गड़बड़ी की बात मत करे। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता यहां कि आखिर ये जो मीटिंग बुलाई गई, आज जब पूरे देश में हम देख रहे हैं कि नौजवान सड़कों पर है, नौजवान प्रोटेस्ट कर रहा है, नौजवान एहतजाज कर रहा है, तो आखिर ये जो बड़ी पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक जो है, ये एसी रूम में बैठ करके ये क्या कर रहे हैं? क्या इनको नहीं चाहिए कि कोई बड़ा फैसला ले? क्या इनको नहीं चाहिए कि ये सड़कों पे आए, हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करें? क्या सिर्फ नौजवानों की ड्यूटी है? जब किसानों का मामला आया तो किसान सड़कों पे आ गए, किसान 1 साल तक सड़क पे जमे रहे, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दी, और उसके बाद मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े।
3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आज स्थिति यह है कि नौजवान स्टूडेंट वो सड़कों पे, तो सवाल यह है कि किसान अपने लिए प्रोटेस्ट कर लेगा, नौजवान अपने लिए प्रोटेस्ट कर लेगा, सीए का जब मामला आएगा तो मुसलमान अपने लिए प्रोटेस्ट कर लेगा। तो फिर ये इंडिया गठबंधन किस लिए है? किस लिए बनाया गया ये? क्या सिर्फ ये वोट बैंक के लिए? क्या ये वोट की राजनीति करने के लिए बनाया गया है? फिर आप 25 पार्टियां क्यों असदुद्दीन ओवैसी पे प्रेशर नहीं बनाया जाता कि वो इंडिया ब्लॉक में शामिल हो? क्यों क्यों आम आदमी पार्टी को नहीं जोड़ा गया, इसमें शामिल नहीं किया गया? क्या वजह है? कैसे भी हो बताएं उसको, या मीडिया के सामने बताएं कि क्यों वो नहीं आए, क्यों बहुजन समाज पार्टी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। बताएं वजह क्या है, कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है? आप बताइए। सब अलग थलग। उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी सूरत में लग रहा है कि बीजेपी को कोई हरा पाएगा? अगर ये सोच रहे माइनॉरिटी माइनॉरिटी कि माइनॉरिटी तो हमें वोट करेगा, माइनॉरिटी तो हमें वोट करेगा, तो आप बताइए 30% माइनॉरिटी तो बंगाल में थी, क्या हुआ वहां पे? उत्तर प्रदेश में तो 20% है, तो फिर यहां क्या होगा? ये बार बार मुसलमानों को बेहैसियत करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों हर चीज मुसलमानों पे ला करके थोप दी जाती? एक जो है चारा समझ रहा है और एक बेचारा समझ रहा है मुसलमानों। जो चारा समझ रहा है वो मदरसे को टारगेट कर रहा है, वो आप देखिए मस्जिदों को टारगेट कर रहा है। वो लाख मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन असद को कह रहे हैं कि साहब ये मदरसे का पढ़ाता इसलिए ऐसा हुआ है, मुसलमानों को ट्रेनिंग ऐसे दी जा रही इसलिए उसने मर्डर किया। लेकिन कोई सचिन त्यागी पे नहीं बोल रहा कि उसको किसने मारा, कोई 1.5 साल के बच्चे को जिसने मारा उस पर बात नहीं कर रहा है कि आखिर ये क्या जहनीत थी। अयोध्या के मंदिर में जो चोरी हो गई उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अयोध्या में एक पुजारी ने बिहार की एक लड़की के साथ रेप किया, और जब वो मामला सामने आ गया तो कह रहा है मैं शादी रचा लूंगा, मैं फेरे कर लूंगा। लेकिन वो कोई नहीं बता रहा है कि आखिर ये लोग कहां से शिक्षा पाते हैं। लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कोई मुसलमानों पे बोलने के लिए तैयार नहीं। असद के मामले में समाजवादी पार्टी क्या बोली? आप बताइए। चिराग त्यागी के बारे में क्या बोली? आप असद, चलिए असद गुनहगार था, इनकाउंटर हो गया, लेकिन उसके बाद जो वहां पे हो रहा है गोंडा में, उस पर चुप्पी क्यों है? क्यों कोई नहीं बोल रहा है? और फिर एक साथ कोई क्यों नहीं बोल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये, या हर चीज का जिक्र हुआ, 5 एजेंडे गिनाए गए, लेकिन माइनॉरिटी का एजेंडा क्यों नहीं आया यहां पर? आज जिस तरह से पूरे मुल्क में कभी राजस्थान से खबर आती, कभी मध्य प्रदेश से खबर आती है, कहीं उत्तर प्रदेश से खबर आ रही, कहीं महाराष्ट्र से खबर आ रही, कहीं मदरसे पे बुलडोजर, कहीं मस्जिद पे बुलडोजर, कहीं भीड़ तंत्र है कि मारा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई उस पर बात नहीं की गई। क्यों? कौन बात करेगा इस पे? आखिर ये क्या मुसलमानों के खिलाफ वाकई एक पूरी साजिश है कि मुसलमानों को दीवार से लगा दिया जाए? एसआईआर की प्रक्रिया में बोल रहे हैं, ठीक है एसआईआर, लेकिन सवाल यह है कि जो ज्यादती की जा रही, आप बताइए किसी मदरसे से कोई नहीं साबित कर सकता कि वहां से आतंकवादी निकले। बंगाल में देखिए किस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई। सवाल यह है कि भाई कितने बंगाल के मदरसों से आतंकवादी निकले अब तक? कहां है सरकार के पास डाटा? और नहीं निकले तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि साहब वहां आतंकवाद पढ़ाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किन मदरसों से आतंकवादी निकले, कहां है लिस्ट?
और अगर नहीं निकले तो क्यों कहा जाता है कि आतंकवाद यहां पढ़ाया जाता है, या तो जिहाद जो है बताया जाता है? भाई क्यों? क्राइम को कम्युनलाइज किया जाता है, लेकिन कोई इस पे नहीं बोल रहा, सब डरे हुए। तो डर किस बात का है? सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? जो असल मुद्दे उसे क्यों नहीं उठाते? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बगैर गठबंधन के कुछ हो सकता है? हा? आप उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं उनको नजरअंदाज क्यों किया? आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या एमआईएम हो, क्या बिहार से कोई सबक नहीं लिया? क्या बंगाल से कोई सबक नहीं लिया? इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है ये ठीक है। आरएसएस को टारगेट किया गया, बीजेपी और टारगेट, ये तमाम चीजें अपनी जगह ठीक, लेकिन सवाल ये है कि एड्रेस किस तरह का ये एड्रेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूरत है इस बात की कि खुले मन से अपोजिशन मैदान में उतरे, किसी तरह का भेदभाव न करे, तभी जाकर के कोई बात बनेगी। फिर अगस्त में मीटिंग होने वाली है जिसका ऐलान किया गया है। यहां 5 देखिए मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे, ये तय हुआ। दूसरा तय हुआ है कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दें, ये मांग की गई। तीसरी चीज, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे, सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। इसके अलावा अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी, हर 2 महीने में विपक्ष की बैठक होगी। इसके अलावा संसद के मानसून सत्र में रोज सुबह विपक्ष की बैठक होगी। ये 5 चीजें तय हुई हैं, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया। लेकिन यहां कोई माइनॉरिटी की बात आई? जिस तरह से वक्फ और इबादत गांवों को टारगेट किया जा रहा है, क्या उसकी कहीं कोई बात आई यहां पे? क्यों नहीं आई? क्यों उसका जिक्र नहीं किया गया? कौन करेगा इसका जिक्र? ये खामोशी, ये चुप्पी, ये डर किस बात का? किस बात के लिए आप अपोजिशन हो? ये, और फिर आज मुसलमान सोचने पे मजबूर है कि वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या? खाली इन लोगों को वोट दे ताकि ये सब पार्लियामेंट पहुंच जाए। ऐसे में तो मुसलमान फैसला लेगा कि कोई जरूरत नहीं, फिर करिए आप 80% की राजनीति, हम 20% अपने घर में खुश हैं, नहीं देना हमें वोट। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ये अफसोसनाक है। और मैं ये भी कहूं कि तमाम पार्टियों, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एमआईएम हो, या आम आदमी पार्टी हो, या और पार्टियां, इस वक्त बहुत ही सबको संजीदगी से सोचना पड़ेगा। और लगता है कि मुल्क को गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश हो रही है, तो सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह की हार मिलेगी, कोई नहीं जिता सकता, कोई नहीं जिता सकता। अपोजिशन कुछ भी कहे, गलतफहमी में न रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कि हमने लोकसभा में 43 सीटें जीत ली थी।
यही तो बंगाल में गलतफहमी थी। बंगाल से सबक लीजिए, सबक लीजिए बंगाल से, और सही मुद्दों को एड्रेस कीजिए। और ट्वीट और डाइनिंग रूम से बाहर निकलिए। सड़कों पे आने का वक्त, नौजवान सड़क पे, किसान सड़क पे, सारे लोग इस वक्त परेशान हैं। तो बहरहाल ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जवाबदेही बनती है कि ये लोग क्यों शामिल नहीं हुए इंडिया ब्लॉक में, क्यों दूरी बनाई। और इन लोगों को भी चाहिए कि वो भी बताएं कि उनकी मंशा क्या है, कैसे वो इंडिया ब्लॉक में आएंगे। कोई दूसरा ब्लॉक बनना है तो वो बनाया जाए, लेकिन इस तरह से बात नहीं बनी, इस तरह से काम नहीं चलेगा। एक के बाद एक पार्टियां बिखर रही हैं, एक के बाद एक। आप देखिए किस तरह का बिखराव, आम आदमी पार्टी के 7 एमपी चले गए। महाराष्ट्र में शिवसेना, पूरी शिवसेना के लेकर के उड़ गए शिंदे। एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए उसी महाराष्ट्र में। बंगाल में 2 टुकड़े होने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े हुए बिहार में। तो ये जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि इस पे गौर करने की जरूरत है। बहरहाल इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।